जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। उसी की कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होगी वो है यूपी गवर्नमेंट या स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन जो इससे कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर में पूछा जाएगा वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत सारे स्कीम, प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स किए, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स को बूस्टअप उस लेवल का नहीं मिला जिस लेवल का होना चाहिए था। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट से संबंधित बहुत सारी इनिशिएटिव्स, बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, बहुत सारी इनिशिएटिव्स उठाए, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की, फिर भी अचीवमेंट्स उस लेवल का नहीं आया, या इन्वेस्टर यूपी की तरफ उस तरह नहीं आए जितना कि होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि besides taking several measures by state government of Uttar Pradesh, even though investors were not allured toward the Uttar Pradesh, critically evaluate। क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे मेजर उठाए गए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी स्कीमें चलाई गई यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपी में, फिर भी इन्वेस्टर की दिशा यूपी की तरफ नहीं मूव की, वो उनका चॉइस यूपी नहीं रहा, वो इस तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। उसके क्या कारण हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअल पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम सिनॉप्सिस डिजाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से सिनॉप्सिस हमारा होगा, ठीक है, कि चैलेंजेज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट से संबंधित क्या है। हमने एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में रखा पॉइंट्स को, बट एक्चुअल जो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो हमने बताया अभी कि इतना मेजर उठाने के बावजूद, इतने सारे स्टेप लेने के बाद यूपी गवर्नमेंट का, फिर भी इन्वेस्टमेंट की तरफ उतना ज़्यादा रुझान नहीं बना जितना कि होना चाहिए। तो उसको हमने कुछ इस तरह से सिनॉप्सिस के फॉर्म में लिखा। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, ये सारा के सारे किससे संबंधित है, चैलेंजेस से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्या क्या एप्रीहेंशंस हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। अच्छा, नंबर 1 पे हमारा पॉइंट इसमें होगा रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट क्या है, ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। फोर्थ है पॉलिटिकल लैंडस्केप। फिफ्थ है लेबर फोर्स। सिक्स है आपका जो है सोशल इश्यूज एंड लॉ ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज। नेक्स्ट आपका कंपटीशन विद अदर स्टेट, कंपटीशन विद अदर फेलो स्टेट्स, ठीक है, कंपटीशन विद अदर फेलो स्टेट, ऐसा कहिए। ये सारे पॉइंट्स हमने लिखे कि ये चैलेंजेस हैं इन्वेस्टमेंट से नहीं आने के, या इन्वेस्टर्स का रुझान यूपी की तरफ अगर कम बन रहा है तो क्या कारण है, ये सारे कारण हैं। अब एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि रेगुलेशंस में बहुत ज्यादा एक तरह से कोई चीज सर्टेन नहीं है, वो बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, उसका कारण क्या है कि जो पॉलिटिक्स है यूपी की, वो अपने आप में पार्टी बेस है। कभी कुछ पार्टी, कोई पार्टी रूलिंग करती है, कभी कोई पार्टी रूलिंग करती है। पार्टी गवर्नमेंट बदल जाने के साथ साथ पॉलिसीज लेवल भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स भी बदलते हैं, और नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से नई पॉलिसी, नया रेगुलेशन बनाती है, नया रेगुलेटर बिठाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, ठीक है। देखिए, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है नंबर 1 पे, इसके अंदर आ जाएगा। पॉलिसी अनसर्टेनिटी से मतलब समझिए कि जो पुरानी गवर्नमेंट होती है, नई गवर्नमेंट आने के बाद वो पुरानी पॉलिसीज को बहुत सारी को कचरे में डाल देती है, या उसमें अमेंड कर देती है, या उसको फुल्ली जो है डिस्प्लेस कर देती है, और नई पॉलिसी उसकी जगह पे लॉन्च करती है, जो कि एक तरह से इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ट्रस्ट डिफिसिट के कारण उनके अंदर एक डर और भय का माहौल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनकांस्टेंट टैक्सेशन पॉलिसीज। इनकांस्टेंट टैक्सेशन पॉलिसीज का मतलब क्या है,
टाइम टू टाइम जो टैक्सेशन सिस्टम है उसकी पॉलिसी भी बदलती रही। हमेशा टैक्स लेवल जो है, टैक्स का जो सिस्टम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक ही स्लैब पे, एक ही रेट पे पार्टिकुलर टैक्सेशन होना चाहिए। उसको कभी बढ़ाया नहीं जाना चाहिए अगर घटाया ना जा सके। अगर उसको बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिक वो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी और दिशा में चले जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इनकांस्टेंट टैक्सेशन पॉलिसी, ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, रेड टेपिज्म एटसेट्रा, किसमें आएगा? इसी पॉइंट्स में आ जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से रिलेटेड एक पॉइंट आप ये जान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि इन्वेस्ट यूपी एक एजेंसी है यूपी गवर्नमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितना कार्य होता है वही हैंडल करती है, वही देखती है। क्या नाम है? इन्वेस्ट यूपी। उसके जो सीईओ होते हैं, बॉस, सबसे चीफ जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, उनका नाम क्या था? प्रकाश। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम उनके था अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश अभी सुर्खियों में थे। इन्वेस्ट यूपी एक एजेंसी है जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारे कार्यों को देखती है। उसके जो सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है अभिषेक प्रकाश। वो अभी सुर्खियों में बने थे अखबार में क्योंकि उन्होंने कुछ ब्राइबरी लिया था, यानी कि घूस पात लिया था। एक कंपनी पंजाब बेस की है जो कि सोलर प्लांट्स यूपी में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो इनके ऊपर सीईओ साहब के ऊपर, ये आईएएस अधिकारी हैं 2006 बैच के, जो कि आप लोग बनने वाले हैं, तो आप ही की बिरादरी के एक अधिकारी जो कि 5% कमीशन जो है डिमांड किए हुए थे, इनके ऊपर एक एलिगेशन ऐसा है, अभी जांच चल रही है। 5% उन्होंने कमीशन डिमांड किया था। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट था जो कि कंपनी थी, वो पंजाब बेस्ड कोई कंपनी थी, वो यूपी में सोलर पावर प्लांट्स लगाना चाहती थी। उसके लिए क्लियरेंस वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए एप्लीकेशन वगैरह उसने इन्वेस्ट यूपी में दे रखा था। और इस इन्वेस्ट यूपी में एक कोई जैन करके मीडिएटर था, उसके वो और प्लस ये अभिषेक प्रकाश, इन दोनों के अगेंस्ट जो है एक एलिगेशन है कि इन दोनों ने 5% कमीशन डिमांड किया था या घूस मांगा था 5% का प्रोजेक्ट पे, सोलर पावर प्रोजेक्ट पे, जो कि पंजाब बेस्ड कोई कंपनी लगा रही थी। तो इस तरह से करप्शन का बहुत बेस्ट एग्जांपल यूपी के कॉन्टेक्स्ट में है। इसको आप इथिक्स में भी नोट्स कर सकते हैं अगर यूपी पीसीएस का मेंस लिखें तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए कि करप्शन स्टिल एग्जिस्ट है। गवर्नमेंट ने सेवरल स्टेप उठाए, उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे यूपी में नहीं आया जितना आना चाहिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि करप्शन स्टिल एग्जिस्ट। यूपी में करप्शन आज भी मौजूद है। नेक्स्ट क्या है कि डिलेड एंड डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिट्स अप्रूवल्स। आज भी यूपी में कोई भी अप्रूवल लेना हो, कोई भी परमिट लेना हो, कोई भी क्लियरेंस करवाना हो, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको एनओसी वगैरह लेनी हो, तो वो बहुत डिले रहता है, बहुत टाइम टेकन है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, बहुत ज्यादा उसमें प्रोसीजरल डिलेड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसे कागज पत्र को ऑब्टेन करना दफ्तरों से या ऑफिसेस से। तो ये पॉइंट हो जाएगा कि करप्शन स्टिल एग्जिस्ट है, डिलेड एंड डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिट्स एंड अप्रूवल्स। तो गवर्नमेंट के ऑफिस से जो जरूरी भर की जो कागजात हैं उनको हासिल करना, उनका अप्रूवल लेना, परमिट लेना, या आपको लाइसेंसिंग वगैरह को ऑब्टेन करना या क्लियरेंस कराना, ये सब बहुत ही ज्यादा माथापच्ची का काम है, बहुत टफ काम है, टफ टास्क है। उसी की कड़ी में हमने देखा कि करप्शन आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में, ब्यूरोक्रेसी में प्रिवेल कर रही है। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि सीरियस एलिगेशन वाज मेड अगेंस्ट फॉर्मर सीईओ ऑफ इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी के जो एक सीईओ साहब थे, अब वो हटा दिए गए सीईओ की पोस्ट से। उनका नाम था अभिषेक प्रकाश, ये आईएएस अधिकारी थे 2006 बैच के। इन्होंने डिमांड किया था 5% कमीशन का। एक प्रोपोज्ड जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो पावर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है यूपी में, और उसका जो इन्वेस्टर है कहाँ का है? पंजाब बेस्ड इन्वेस्टर है। ये क्यों, कौन है? पंजाब बेस्ड इन्वेस्टर ऑन सोलर प्रोजेक्ट, प्रपोज्ड सोलर प्रोजेक्ट बाय पंजाब बेस्ड इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर कहाँ का है? पंजाब बेस्ड इन्वेस्टर है,
पंजाब का रहने वाला इन्वेस्टर है और वो यूपी में सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा था, जिससे 5% कमीशन मांगा था अभिषेक साहब ने, जो कि सीईओ हैं, सीईओ थे, फार्मर सीईओ, यानी कि सीईओ थे। किसके सीईओ थे? ये आपका इन्वेस्ट यूपी एक एजेंसी है यूपी गवर्नमेंट की, जो कि इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई यही देखती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी यूपी में आज भी मौजूद है। गवर्नमेंट ने इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चला दिए, फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, वो एक गैप मतलब कि गल्फ क्रिएटेड है। रीजनल एक तरह से डिस्पेरिटी बहुत बड़ा इशू है। जो पश्चिमी यूपी है, सेंट्रल यूपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रेल, रोड, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स ये वेल कनेक्टेड है, सारी सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जबकि वेस्ट यूपी और पश्चिमांचल या मध्यमांचल के अलावा जो बाकी दो जो जोन है यूपी के, जैसे बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी यानी कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड का इलाका, इन दोनों इलाकों में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रेल रोड से वेल कनेक्टेड नहीं है। आज भी ये क्लाइमेटिक एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिजास्टर वाली कंडीशन, कैलेमिटीज ये फेस कर रही हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आज भी यहाँ पे फेस हो रहा है। कभी कभी डिजास्टर यहाँ पे देखा जा सकता है, ड्रॉट की शक्ल में, कभी फ्लड की शक्ल में। ड्रॉट मोस्टली जो है आप देख सकते हैं बुंदेलखंड इलाके में, और फ्लड वाली कंडीशन आप देख सकते हैं ईस्ट यूपी वाले। तो नेचुरल कैलेमिटीज आज भी कहीं ना कहीं हावी है इस एरियाज में, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या वेल कनेक्टिविटी उतना नहीं है जितना कि पश्चिमी यूपी वगैरह में है। तो उसी पॉइंट से हम कह सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी, रीजनल डिस्पैरिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी यानी चारों जोन को कंपेयर करके। अगला क्या है कि रूरल टू अर्बन डिवाइड, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रूरल एंड अर्बन डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट इन यूपी, रूरल एंड अर्बन डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट इन यूपी। उत्तर प्रदेश में आज भी गांव बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, वो अनकनेक्टेड है, वो प्रॉपरली जुड़ा नहीं है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की उस लेवल की सुविधाएं नहीं है। जबकि अर्बन एरियाज का ग्रोथ रेट बहुत स्काई रॉकेटिंग है, बहुत फास्ट ग्रोथ रेट है, वेल कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और रोड, रेलवे और स्कूल फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स और जितनी भी गवर्नमेंट की या नॉर्मल सुविधाएं होती हैं डेली यूटिलिटीज की, वो सारी फैसिलिटीज आपको अर्बन एरियाज में मिल जाएंगी। जबकि रूरल एरियाज आज भी उन सारे फैसिलिटीज से, सुविधाओं से वंचित है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यूपी में आज भी रूरल एंड अर्बन डिवाइड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन सेंटर्स गेटिंग रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ, अर्बन सेंटर गेटिंग रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ। अर्बन सेंटर में आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से ग्रोथ रेट हो रहा है। ग्रोथ रेट की जो दर है, जो पेग है, बहुत फास्ट है। कहां पे? अर्बन एरियाज में, उत्तर प्रदेश के शहरों में। जबकि रूरल पॉकेट्स आर स्टिल रिमोट्स, गांव आज भी उत्तर प्रदेश के रिमोट्स हैं, यानी कि अनकनेक्टेड हैं, दूर दराज के इलाके हैं। वहां शहरों तक पहुंचना बहुत आसान कड़ी नहीं है। लोग अब जो बीमार होते हैं उनकी सुविधाओं के लिए भी आसानी से नहीं पहुंच पाते। ये सारी समस्याएं आज भी हैं। तो ऐसी कंडीशंस में रूरल एरियाज में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंड क्यों कर फिरेगा? अनकनेक्टेड। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज आपका सर्टेन मेट्रोज और मेगा सिटीज जो यूपी के हैं वहीं पे वहीं हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स भी उसी की तरफ मूव करते हैं। जबकि वहां जमीनें बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं, और जो रूरल एरियाज हैं वहां पे सुविधाएं, क्योंकि जो लेबर इंप्लॉइज होंगे वो वहां रहना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए वहां पे वो सुविधाएं ना होने के कारण इन्वेस्टर उधर मूव भी नहीं कर रहे हैं, जबकि वहां जमीनें सस्ता है रूरल एरियाज की। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? पॉलिटिकल लैंडस्केप। पॉलिटिकल लैंडस्केप से तात्पर्य क्या है कि जो यूपी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी इन्फ्लुएंस डालता है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यूपी के इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इन सब पे, स्टार्टअप पे, ठीक है, सारी चीजों पे यूपी का पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्फ्लुएंस डालता है। कैसे डालता है? देखिए, जब कोई पार्टी रूलिंग होती है, कुछ सालों के बाद वो नेक्स्ट चुनाव में हार जाती है, दूसरी पार्टी रूलिंग आ जाती है, तो इस तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रहता, तो मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाता है।
जिसकी वजह से जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बदल जाता है नई पार्टी आने से। पॉलिसी लेवल पे भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। कुछ पार्टी जो है प्रो कैपिटलिस्ट होती हैं, कुछ प्रो सोशलिस्ट हो सकती है, कुछ बाइस्ड हो सकती है लेफ्ट विंग की तरफ। तो इस तरह से पॉलिटिकल जो मतलब कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, वो भी कहीं ना कहीं असर डालता है और वो अपने हिसाब से अपने फ्रेम मतलब की पॉलिसीज को डिजाइन करती हैं, रेगुलेशन को बहाल करती हैं। एक कारण हाल के दिनों में क्रोनी कैपिटलिज्म वाली केस भी देखी गई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में आती हैं वो सर्टेन जो है कारपोरेट हाउसेस को अपने से अलाइन कर लेती हैं और सारे ठेके पट्टे उन्हीं को देते हैं, और बाकी जो कारपोरेट हाउसेस हैं उसको वो दूसरी पार्टियों से क्योंकि जुड़ी रहती हैं, इसलिए उनको ठेका पट्टा या गवर्नमेंट इंसेंटिव सब्सिडीज नहीं मिलता है। ये हाल के दिनों में एलिगेशन या रेस किया गया था। दूसरा पॉइंट, तो कंपटीशन उस लेवल पे फ्रेंडली नहीं कंपटीशन जनरेट हो सकता अगर ये क्रोनी कैपिटलिज्म वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये भी सारे फैक्टर्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावट हैं। तो लेक ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, पहली चीज क्या है? लेक ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी दैट हैम्पर पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाती है तो आपका पॉलिसी सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि नई पार्टी आकर के पॉलिसी में अमेंड कर देगी। ये सारे के सारे फेनोमेना यूपीज या बिहार वगैरह के स्टेट में ही देखे जाते हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ स्टेट में पार्टी कोई भी पावर में आए पॉलिसी लेवल उनका स्टेबल रहता है, सेम पॉलिसी प्रिवेल कराती हैं सारी पार्टियां। रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी लमसम वही रहता है, उसमें भी कंसिस्टेंसी रहती है उन लोगों के यहाँ पे पार्टी बदलने से सिस्टम पूरा बदल जाता है और पूरा सिस्टम अजीबोगरीब हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्वेस्टर्स ऑफन प्रीफर वेयर पॉलिसी इकोसिस्टम्स रिमेन सर्टेन एंड प्रिडिक्टेबल। इन्वेस्टर का पहला चॉइस वही होता है उन्हीं इलाके में, उन्हीं जगहों पे, उन्हीं स्टेट्स में जहां पे पॉलिसी कंसिस्टेंसी हो, पॉलिसी में जहां पे पॉलिसी में प्रिडिक्टेबल हो, यानी उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर यहां इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, पॉलिसी में कोई अमेंड नहीं किया जाएगा चाहे पार्टी पावर में कोई भी आए, जैसे सदर्न स्टेट, कोस्टल स्टेट और आपका वेस्टर्न इंडिया। वहां पे ये फार्मूला अप्लाई होता है कि पार्टी आती जाती रहती है बट वहां पे पॉलिसी हमेशा कंसिस्टेंसी रहती है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो इन्वेस्टर्स ऑफन प्रीफर्स दोज एरियाज वेयर पॉलिसी इकोसिस्टम्स रिमेन कांस्टेंट, टैक्सेशन सिस्टम्स रिमेन कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, क्योंकि बिजनेस का पूरा काम, इन्वेस्टमेंट वगैरह का पूरा काम किस पे रन करता है? ट्रस्ट पे। अगर ट्रस्ट ब्रेक डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट या बिजनेस उस एरिया में मूव नहीं करेंगी। लेबर फोर्स की समस्या यूपी में है। क्यों है, कैसे है? जबकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स उठाए स्किल इंडिया में, और दीनदयाल उपाध्याय स्किल रूरल एरियाज का जो स्किल वाली स्कीम है, बहुत सारी स्किल, इवन की यूपी गवर्नमेंट की भी अपनी स्किल की स्कीमें चल रही हैं, फिर भी स्किल या लेबर शॉर्टेज यूपी में है। यूपी सबसे बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट भी है पूरे इंडिया में, 24 करोड़ या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है या लेबर फोर्स की दिक्कत है। क्या कारण है? उसका कारण नया है, नए कारण आ रहे हैं इमर्जों की। उसमें मेन कारण क्या है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज जो कि ह्यूमन लाइफ पूरी एक डिपेंड होती जा रही है न्यू टेक्नोलॉजीज पे, और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और जो इकोनॉमिक ड्राइवन भी है नई टेक्नोलॉजीज, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग है, रोबोटिक्स है आपका, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है आपका, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, सारी की सारी लाइफ इकोनॉमी इसी पे डिपेंड होती जा रही है। इन सब फील्ड में जो एक्सपर्ट चाहिए, सुपर स्किल पर्सनल चाहिए, उसकी शॉर्टेज है यूपी में। ये नए जो मॉडर्न फील्ड्स हैं, नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसके एक्सपर्ट मोस्टली अवेलेबल हैं सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि आपका चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं। तो जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं ज्यादातर कहां प्रीफर करते हैं? साउथ स्टेट में, या पाए कहा जाते हैं साउथ स्टेट में। कारण क्या है?
जिस तरह से हम लोग बीए, एमए, बीएससी, एमएससी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजों में लड़के करते हैं और साल भर पोस्टर चिपकाते रहते हैं, चुनाव होता है अध्यक्ष जी का और वहां पे जीतते हराते रहते हैं, सेम ऐसे साउथ के स्टेट के लोग, वहां के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बीटेक, एमटेक और एमबीबीएस और एमबीए करते रहते हैं और उसी के आधार में बिना पोस्टर चिपकाए वो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं। तो उनका चॉइस कुछ और है। इसलिए सुपर स्किल वाली कंडीशन की बात की जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा एबंडेंट लेबर सप्लाई है। हमारे स्टेट्स में उस लेवल का लेबर सप्लाई नहीं है, जबकि चुनाव यहाँ प्रेसिडेंटी का एक बंदा जीतता है। तो एक बंदे के करियर को बनाने के लिए पूरे कॉलेज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको धराशाही गिरा करके रुइन कर दिया जाता है, पूरा डिमोलिश कर दिया जाता है। बस कैरियर किसका बनता है? एक बंदा वही प्रेसिडेंट जीत जाता है। तो वो तो खैर पॉलिटिकल बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें कि पूरी जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है उसका जो करिकुलम है वो भी बहुत ओल्ड डेटेड है और फॉर्मल जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे अपने यहाँ नॉर्थ में नहीं है। लोगों में जो कैजुअल मतलब कि ओकेजनल ट्रेनिंग है वो उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सोचते हैं कि जो ओकेजनल ट्रेनिंग अगर हम लेंगे तो उसमें एक तरह से हकीर समझते हैं, उसको कम आंकते हैं, मतलब कि प्रीशियस नहीं समझते, उतना ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देते। तो ये सारे फैक्टर्स हैं अपने यूपी में पाए जाते हैं। इसी वजह से लेबर शॉर्टेज नहीं है, स्किलफुल लेबर शॉर्टेज है। लेबर फोर्स में देखते हैं स्किल गैप्स स्टिल एग्जिस्ट इन इमर्जिंग सेक्टर्स एंड टेक बेस्ड ड्राइवन इकोनॉमी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 6G, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, रोबोटिक्स एटसेट्रा। ठीक है, स्किल गैप स्टिल एग्जिस्ट in emerging sectors and tech-based driven economy like AI, IoT, 6G, UAV, robotics, etc. अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्किल से रिलेटेड बहुत सारी स्कीमें चलाई, बट कोई भी स्कीम अगर चलती है तो उसका रिजल्ट आपको अगर पाना है तो या उसका आउटपुट अगर हार्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो उसका असर दिखेगा 7 साल, 10 साल, 15 साल के बाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट लेड स्किल इंडिया मिशन में टेक टाइम टू फुलफिल स्किल रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली जितनी भी स्किल वाली स्कीमें हैं उनको टाइम लगेगा प्रॉपर आउटपुट देने में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगला क्या है? सोशल इश्यूज एंड लॉ ऑर्डर से रिलेटेड संबंधित जो समस्याएं हैं, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा सोशल इश्यूज एंड लॉ ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। देखिए, सोशल अनरेस्ट एंड लॉ ऑर्डर इश्यूज इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ स्टेट आल्सो हैम्पर इन्वेस्टमेंट्स इन यूपी। मतलब कि सोशल अनरेस्ट आज भी यूपी के कुछ एरियाज में देखने को मिलता है, जैसे कभी कम्युनल वायलेंस, कभी कास्ट बेस राइवलरी, कोई इनको मार दिया, वो उस कास्ट के थे, पूरे घर को खत्म कर दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो लॉ ऑर्डर का जो इशू है, गवर्नमेंट चाहे जितना क्लेम करे वो कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं है जितने लेवल का होना चाहिए। तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं और जिसके समाधान के लिए जब समाधान होगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा यूपी में। नेक्स्ट क्या है कि कंपटीशन विद अदर स्टेट्स, कंपटीशन विद अदर फेलो स्टेट, यहां पर लिखा जाएगा फेलो स्टेट्स। जैसे साउथ के स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया। इन्वेस्टर्स का पहला चॉइस मेट्रो की तरफ होता है, नंबर 1। नंबर 2 कुछ सेलेक्टेड पॉकेट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनकी तरफ उनका चॉइस है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, दिल्ली है, ठीक है, या हरियाणा है। ये सारे के चॉइस उनके चॉइस हैं इन्वेस्टमेंट्स के। तो उनसे बहुत टफ कंपटीशन यूपी को मिल रहा है और यूपी को अपने आप को उनके इक्वल लेकर के आना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये कंपटीशन है, बहुत टफ है। जैसे कि महाराष्ट्र का पहला रैंक है एफडीआई के रिसीव करने में, वहीं यूपी का 10वां रैंक है एफडीआई आने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हम सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक बार हमने सॉल्यूशन में देखा था गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने जो भी सॉल्यूशन देखा, कितना सारा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया, उसके बावजूद भी समस्याएं इतनी सारी खड़ी हैं, तो वो समस्याओं को हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया कि गवर्नमेंट के स्टेप उठाने के बावजूद भी इतनी सारी समस्याएं हमारे पास हैं। अब इन समस्याओं को गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, फिर भी समस्याएं इतनी सारी हैं, इतने सारे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्या होगा,
इनका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसको हम अब सजेशन की तरह समझते हैं। उसको कैसे समझते हैं, सजेशन की तरह। पहले नंबर में ट्रिपल पी मोड को प्रमोट किया जाए। ट्रिपल पी मॉडल जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए। और जो भी फंड से रिलेटेड आपकी कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि नो हाउ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन सारी समस्याओं का समाधान करने का या इसकी गैप को कमी को की भरपाई करने के लिए हमको ट्रिपल पी मोड अडॉप्ट करना पड़ेगा या ट्रिपल पी मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, टू अडॉप्ट ट्रिपल पी मॉडल टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो हाउ टेक्नोलॉजी। नंबर 1 हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन है, उससे अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है टू एक्सेस टू ग्लोबल सप्लाई चेन, टू कनेक्ट विद ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन से भी अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसेंटिव्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। इंसेंटिव्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स का मतलब कि जो भी आपके लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उसको और ज्यादा मजबूत करना, कानून से संबंधित लीगल फ्रेमवर्क जितना भी हैं उन सारी चीजों को और ज्यादा मजबूती के साथ एक अमेंड करना, अमेंड करने के बाद उसको फर्दर अप्लाई करना मजबूती के साथ, तो स्ट्रेंथन लीगल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं इन्वेस्टर्स के, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज वे में इसको सॉल्व करना चाहिए। तो डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, यानी इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा मजबूती देनी चाहिए और जितने भी अलग अलग इश्यूज का समस्या है उसकी समाधान के लिए इंस्टीट्यूशन का यूज होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट्स यानी जो भी समस्याएं हैं इन्वेस्टर्स या कॉर्पोरेट्स या बिजनेसमैन के डिस्प्यूट्स की, उनकी समाधान के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह को बहुत ज्यादा मजबूत किया जाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इश्यूज ऑफ द लैंड एक्वाजिशन टू बी रिजॉल्व्ड बाय डेडिकेटेड स्पेसिफिक फील्ड। जो लैंड एक्वाजिशन की समस्या है उसकी समाधान के लिए अलग अलग ऐसे स्पेसिफिक सेल बना देने चाहिए जो कि उसी कार्य के लिए मतलब कि डिवोटेड हों, डेडिकेटेड हों, उसी काम के लिए ही मनली लगे हों, उसका खाली कार्य ही यही हो। और हर ऑफिस में जैसे इन्वेस्ट यूपी है या निवेश मित्रा है, जितनी आप पोर्टल या जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस जो फंक्शनल हैं, सब में एक सेल बना देना चाहिए। वो किससे संबंधित होगा, आपका ये लैंड अधिग्रहण से संबंधित होगा या उसके रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो खाली वही काम करेंगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक सेल जो है इस तरह की जो संबंधित संस्थाएं हैं उनमें बनाना चाहिए। तो क्या है, इश्यूज ऑफ द लैंड एक्वाजिशन टू बी रिजॉल्व्ड बाय डेडिकेटेड स्पेसिफाइड सेल्स। ठीक है, एडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी एडॉप्ट करना जरूरी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अगर हम अप्लाई करेंगे तभी हम बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म ला पाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इफिशियंसी वर्क होगा, कॉस्टिंग में एक तरह से कटौती होगी। ठीक है, तो इन गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का यूज कहां होना चाहिए, गवर्नेंस में किया जाना चाहिए। गवर्नेंस का मतलब कि गुड गवर्नेंस के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, आपको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपोजिशन। रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपोजिशन का सारा काम किससे कर देना चाहिए, डायरेक्टली बैंक से है या चेक से है या आपका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से करप्शन खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंडेटरी टाइम बाउंड क्लियरेंस। कोई भी एप्लीकेशंस है उसका क्लियरेंस लेना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, वो सारा का सारा टाइम बाउंड वर्क होना चाहिए, निर्धारण कर देना चाहिए कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और उतने टाइम में अधिकारी बाउंड है कि उस चीज का जवाब प्रॉपर दें, या तो एस या तो नो। अगर नो देते हैं तो उसमें रिमार्क लिखें कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो यही मैंडेटरी टाइम बाउंड क्लियरेंस। नेक्स्ट क्या है, अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका अप्रूवल के लिए, क्लियरेंस के लिए आपको टेक्नोलॉजी वगैरह का, मशीनरी वगैरह का यूज करना जरूरी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह यूज हो भी रही है इस टाइम। टू मेक इंडस्ट्री लीडर्स एज ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस। जो भी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से संबंधित, बिजनेस से संबंधित हाउसेज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, उन सब में किसी एक पार्टिकुलर सेल बना करके प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स हैं
उनके मेंबर्स को भी उसका मेंबर बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनमें इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह को भागीदारी बनाना चाहिए और उसको बोर्ड के तौर पे बनाना चाहिए। बोर्ड का मतलब कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो मेंबर रहें और उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको भी उसका मेंबर बनाना चाहिए ताकि लाइजनिंग वर्क बढ़े, ताकि वर्क में आसानी हो। ठीक है, तो टू मेक ए इंडस्ट्री लीडर एज ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस। किस तरह की गवर्नेंस? जो गवर्नमेंट की एजेंसियां जैसे इन्वेस्ट यूपी है या इस तरह की एजेंसियां जो कि इस सब चीजों से संबंधित है, उनमें प्राइवेट मेंबरशिप को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी भागीदारी को भी रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है एज द इनिशिएटिव हैज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक मेंबर्स इन इन्वेस्ट यूपी, ये जो संस्था है इसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक नया मतलब कि प्रावधान लाया है कि इसमें प्राइवेट जो कॉर्पोरेट्स बॉडी के लीडर्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हाउसेस के लीडर्स, उनको भी इसका मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट यूपी में अभी तक खाली अधिकारी होते थे, ब्यूरोक्रेट्स होते थे, आईएएस अधिकारी वगैरह। अब क्या है कि इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि जो भी क्लियरेंस से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क है उसको और गति के साथ काम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, टू सेट अप इंटरनेशनल डेडिकेटेड ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड टू एल्योर इन्वेस्टर्स फॉर बेटर लाइजनिंग एंड लॉबिंग। जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं कि यूपी में और इंडिया में कुछ शहरों में कुछ इससे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑफिसेस खोलती जा रही है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, ऐसे ही ऑफिसेज आपको दूसरी कंट्रीज में भी खोला जाना चाहिए। दूसरी कंट्रीज में जो ऑफिसेज खोली जाएं वो इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए यूपी, उनको फैमिलियराइज कराया जाए, यूपी की जो स्कीम है, इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज वगैरह हैं, उसके बारे में उनको बताया जाए। इससे लाइजनिंग, बेटर लाइजनिंग होगी और लॉबिंग वगैरह में सहायता मिलेगी इस तरह के वर्क से। तो इसी बात में मैंने कहा कि टू सेट अप इंटरनेशनल डेडिकेटेड ऑफिसेज across the world to anywhere investors and for better licensing and lobbying। लॉबिंग का तात्पर्य यहाँ पे कोई निगेटिव सेंस नहीं होता। लॉबिंग का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं और गवर्नमेंट, उनके बीच में एक तरह से लाइसेंसिंग को बेटर करना, उसी को लॉबिंग कहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रॉपर एजेंसियां होती हैं, वो काम करती हैं। अपने यहाँ थोड़ा सा लॉबिंग को निगेटिव सेंस में जोड़ा जाता है, बट बिजनेस का सारा वर्क, कॉर्पोरेट्स का सारा वर्क किस पे रन करता है? लॉबिंग पे ही रन करता है पूरी दुनिया का। इसलिए ये सही वर्ड है और इसको हम लिख सकते हैं या लिखना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्या है कि अचीवमेंट। उत्तर प्रदेश लेवल पे अगर हम देखते हैं कि यूपी की इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, तो पहले नंबर में आरबीआई का एक डेटा है जो कि इन्वेस्टमेंट ट्रेंड से रिलेटेड है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर, तो आरबीआई का एक हमें डेटा मिला, उसमें यह है कि यूपी जो है फ्रंट रनर में आ रहा है इस टाइम। पूरी इंडिया का बैंक के द्वारा जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा सैंक्शन हुआ, उनमें से सबसे हाईएस्ट रैंक है यूपी का ही है। पूरे इंडिया का बैंक के द्वारा जो प्रोजेक्ट पे पैसे सैंक्शन हुए, लोन के लिए, जो प्रोजेक्ट के लिए लोन के द्वारा जो पैसे सैंक्शन हुए पूरे इंडिया के बैंकों के द्वारा, उनमें यूपी अकेले ही सारे प्रोजेक्ट्स में 16% यूपी अकेले रिसीव करने वाला था। उसी बात को मैंने इस तरह से कुछ कहा। अकॉर्डिंग टू आरबीआई स्टडी ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स, आरबीआई का एक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का एक डेटा आया, उसका नाम क्या है? आरबीआई स्टडी ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। क्या है? आरबीआई स्टडी ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया फॉर 2022-23, 2022-23 से संबंधित आरबीआई का इन्वेस्टमेंट ट्रेंड पे एक स्टडी है। उसमें यह कहा गया है कि यूपी इमर्ज एज ए फ्रंट रनर। यूपी की जो पोजीशन है वो फ्रंट रनर की है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपी अकाउंटिंग फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ 16.2% इन टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। पूरे इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है बैंकों के द्वारा सैंक्शन किया गया, उसका मात्र अकेले यूपी रिसीव करने वाला 16.2 है। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर हाईएस्ट शेयर
यानी उत्तर प्रदेश accounting for highest share of 16.2% in total cost of project sanctioned by the banks and financial institution। तो बैंकों के द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो पैसा सैंक्शन किया गया है लोन उनके नाम पे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उन सारे अमाउंट्स में 16% अकेले पैसा यूपी में इन्वेस्ट हो रहा है प्रोजेक्ट में। ये समझिए आप। और ये बात कहाँ पे मेंशन है? आरबीआई की एक स्टडी है किस पे, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स है इंडिया में उससे रिलेटेड, ठीक, 2022-23 में। नेक्स्ट क्या है? लीड्स। लीड से तात्पर्य क्या है कि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। क्या है? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है एक तरह से एक रैंकिंग का एक डेटा जारी किया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जारी करता है। तो लीड वाले रैंकिंग में यूपी अचीवर स्टेट में आता है। किस में आता है? अचीवर में आता है। यूपी तीसरी बार अचीवर वाली कैटेगरी में आ रहा है लीड वाली रैंकिंग में। लीड का मतलब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड। 2002 में भी अचीवर पे था, 23 में भी था और 24 में था। तो यूपी अचीवर स्टेट थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 2022, 2022, 2023, 2024 फॉर लैंड लॉक्ड स्टेट। यूपी किस में आता है अचीवर में? लैंड लॉक्ड स्टेट में यूपी कैलकुलेट होता है, क्योंकि लैंड लॉक्ड है, ओशन है नहीं यहाँ पे। ब्रेव एक आपका और भी रैंकिंग का एक इंडेक्स है, ब्रेव करके, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कह सकते हैं, वैसा वाला इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग से रिलेटेड इंडेक्स समझिए आप। तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, इसमें भी यूपी जो है अचीवर रैंक में आया था 2022 में। तो गवर्नमेंट ने इतने सारी स्कीम चलाई, गवर्नमेंट ने उसके बावजूद जो है फिर गवर्नमेंट का अचीवमेंट क्या रहा यूपी का, उस अचीवमेंट को हमने 3 अलग अलग मतलब कि इंडेक्स के आधार पे यहाँ पे एक्सप्रेस की। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स का जो टॉपिक्स है वो वही टॉपिक्स आपका एक तरह से मिलता जुलता है स्टार्टअप से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी वो मिलता है, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप, एमएनसी, ये सारे के सारे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। अब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करता है तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को हम उसी हिसाब से माउल्ड करके, फ्रेम बना करके वहां पे इनपुट बना करके लिख सकते हैं। आज हमने जो डिस्कशन किए इन्वेस्ट वाले में, फर्स्ट नंबर में एक इन्वेस्ट के बारे में देखा कि यूपी का पोटेंशियल क्या है इन्वेस्ट से संबंधित। उसके बाद दूसरे नंबर में हमने इसमें डिस्कशन किया कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित, यूपी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में चैलेंजेस क्या है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। चौथे नंबर पे हो जाएगा इसका सजेशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अचीवमेंट्स क्या रहा इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो लमसम सारे डायमेंशन से हमने कैचअप कर लिए पॉइंट्स को। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो है आपका $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी का, ठीक है। तो टारगेट जो यूपी गवर्नमेंट का है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उससे संबंधित हमारा अगला डिस्कशन होगा, और उसके बाद स्टार्टअप से संबंधित होगा, और लमसम हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को जल्द ही क्लोज कर देंगे। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।